बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हम कवर करेंगे फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 9th की चैप्टर वाइज एक्सरसाइज को, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज को, शॉर्ट क्वेश्चंस को, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज को। तो चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के एमसीक्यूज से। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास जो है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड। कि केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है जो स्टडी करती है एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को, किन एलिमेंट्स और कंपाउंड को एक्सेप्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा। अगर बात होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी की तो फिर तो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे है एक्सेप्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो क्या होगी, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एमसीक्यू जो है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हेल्प्स टू प्रोटेक्ट वाटर। तो यहाँ पे बात हो रही है वाटर की प्रोटेक्शन की। दैट हैज बीन पॉइजन्ड बाय सॉइल, कि सॉइल ने वाटर को पोल्यूट किया है, हमने बचाना है, वाटर को प्रोटेक्ट करना है। दैट हैज बीन पॉइजन्ड बाय सॉइल, जो सॉइल की तरफ से पोल्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे कॉमन सी बात है, मैं आपको बताता हूँ, याद रखिएगा। हमारे पास तीन तरह के मीडियम्स हैं। एक हमारे पास है लैंड, दूसरा हमारे पास है वाटर, तीसरा मीडियम हमारे पास है एटमॉस्फेयर। इन तीनों तरह के मीडियम्स के अंदर जो पोल्यूटेंट्स हैं, उन पोल्यूटेंट्स के सोर्सेस, वो पोल्यूटेंट्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में, वाटर में और लैंड में, और किन टेक्निक्स के जरिए उन पोल्यूटेंट्स को हम रिमूव कर सकते हैं लैंड से, वाटर से और एटमॉस्फेयर से। ये सारा का सारा जो है ये स्टडी किया जाता है किसके अंदर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि लैंड, तीन तरह के मीडियम्स हैं हमारे पास, लैंड, वाटर और एटमॉस्फेयर। इन तीनों मीडियम्स के अंदर पोल्यूटेंट के सोर्सेस, पोल्यूटेंट के किस तरह से वो पोल्यूटेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर में, एटमॉस्फेयर में या लैंड में, और किन किन टेक्निक्स के जरिए पोल्यूटेंट्स को निकाला जाता है, ये सारा का सारा जो है ये स्टडी किया जाता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है, विच एरिया ऑफ केमिस्ट्री इंप्रूव टू गॉज द बिहेवियर ऑफ पोल्यूटेंट। यानी यहाँ पे भी अगेन बात की जा रही है पोल्यूटेंट्स की। एंड डेवलप टेक्निक्स फॉर वाटर पोल्यूशन। तो बेटा ये अभी बताया आपको कि जो टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स ऑफ फॉर वाटर पोल्यूशन, यानी चाहे वो वाटर की पोल्यूशन है, वो लैंड की पोल्यूशन है या एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, तो उसकी जो टेक्निक्स है, टेक्निक्स को भी किसमें स्टडी किया जाता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो करेक्ट आंसर होगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट हेल्प्स टू ट्रीट डिजीजेस, ऑर्गेनिक एंड टू सिंथेसाइज न्यू मेडिसिन। तो यहाँ पे बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो कीवर्ड है वो है ऑर्गेनिक एंड सिंथेसाइज न्यू मेडिसिन। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक्स की बात हो रही है, तो ये किस में फॉल करेगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है, द ब्रांच ऑफ साइंस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस दैट रिड्यूस द यूज ऑफ हैजर्डस सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे बात हो रही है हैजर्डस सब्सटेंसेस की। हैजर्डस सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो पोल्यूशन काज करते हैं, जो हार्मफुल होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो याद रखिए ये की पॉइंट है, हैजर्डस पॉइंट्स को स्टडी किया जाता है, हैजर्डस पॉइंट्स को रिमूव किया जाता है। केमिस्ट्री की जो ब्रांच हैजर्डस सब्सटेंस को स्टडी करती है वो क्या कहलाती है, ग्रीन केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है, टू आइडेंटिफाई द कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन थ्रू टाइट्रेशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ। तो यहाँ पे बात हो रही है टू आइडेंटिफाई करना है, किसको आइडेंटिफाई करना है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या होता है, मापतोल। तो केमिस्ट्री की किस ब्रांच के अंदर इसको स्टडी किया जाता है, एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है, स्पेस को जियो केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है, जमीन को ऑर्गेनिक के अंदर स्टडी किया जाता है, हाइड्रोकार्बन्स को। तो टू आइडेंटिफाई द कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन को स्टडी किया जाएगा, माप तोल को, कंसंट्रेशन को स्टडी किया जाएगा एनालिटिक्स के अंदर, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है, द बैटरीज इन आवर व्हीकल्स आर बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी बताया ये गया है कि जो बैटरीज है वो वर्क करती हैं किस प्रिंसिपल पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। अब जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो किसकी एप्लीकेशन है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास ऑप्शन है एस्ट्रो, मैंने अभी आपको बताया ये स्पेस की स्टडी करती है, एनालिटिक्स किसको स्टडी करती है, कंसंट्रेशन को, ऑर्गेनिक स्टडी करती है, हाइड्रोकार्बन्स को। तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसकी एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन है फिजिकल केमिस्ट्री की। तो करेक्ट आंसर इसका होगा फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट
हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज कंसर्न विद, जिसका ताल्लुक है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसका ताल्लुक है किसके साथ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के साथ, और प्रोडक्शन भी किसकी हो रही है, केमिकल सब्सटेंस की। अच्छा जी, अगर तो स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन हो रही हो तो हम कहते हैं कि वो प्रोडक्शन हो रही है डोमेस्टिक लेवल पे। तो ये जो प्रोडक्शन हो रही है, ये प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है, लार्ज स्केल पे। तो लार्ज स्केल जो प्रोडक्शन होती है, और पर्टिकुलरली किसकी प्रोडक्शन हो रही है, केमिकल्स की। तो ये स्टडी किस में किया जाएगा, ये स्टडी किया जाएगा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, कि इंडस्ट्री के अंदर लार्ज स्केल पे केमिकल्स को प्रोड्यूस किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9 है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ पॉलीमर्स। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, स्टडी ऑफ पॉलीमर्स की। दियर टाइप्स, किन की टाइप्स की, पॉलीमर्स की, और उसके बाद पॉलीमर की प्रॉपर्टीज की। अब बात हो रही है कि पॉलीमर से स्टडी हम कर रहे हैं, पॉलीमर की टाइप्स की, पॉलीमर की प्रॉपर्टीज की, ये सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं हम पढ़ रहे हैं चूंकि पॉलीमर्स की, तो केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, पॉलीमर केमिस्ट्री। नेक्स्ट बेटा हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड बायोलॉजिकल टारगेट, यानी ड्रग्स का बायोलॉजिकल टारगेट कहाँ है, ड्रग्स ने कहाँ पे जाके एक्ट करना है, एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिनल एजेंट और न्यू मेडिसिनल एजेंट। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ड्रग्स की बात हो रही है, मेडिसिनल एजेंट्स की बात हो रही है, तो केमिस्ट्री की इस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये हमारे पास थे एमसीक्यूज। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डज केमिस्ट्री हेल्प अ डॉक्टर टू नो अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ मेडिसिन। केमिस्ट्री किस तरह से हेल्प करती है डॉक्टर की टू नो, कि वो जान सके, किसको जान सके, अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ मेडिसिन, के मेडिसिन की केमिकल नेचर क्या है। तो केमिस्ट्री हेल्प्स अ डॉक्टर अंडरस्टैंड द केमिकल नेचर ऑफ मेडिसिन बाय एक्सप्लेनिंग इट्स कंपोजिशन। तो केमिस्ट क्या करता है, केमिस्ट मेडिसिन की कंपोजिशन को देखता है। तो केमिस्ट्री बताती है मेडिसिन की कंपोजिशन क्या है, किन किन चीजों के मिलने से बनी है, हाउ इट रिएक्ट्स इन द बॉडी, बॉडी में जाके ये किस तरह से रिएक्ट करेगी, इट्स डोजेज, इसकी पेशेंट को कितनी डोज देनी है, पॉसिबल साइड इफेक्ट्स, इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, एंड इंटरेक्शन विद अदर ड्रग, और इस मेडिसिन का दूसरी ड्रग्स के साथ क्या इंटरेक्शन होगा। दिस नॉलेज इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। तो केमिस्ट्री डॉक्टर को बताती है ये तमाम चीजें, और जब डॉक्टर को इन तमाम चीजों का आइडिया होगा तो इनफैक्ट केमिस्ट्री डॉक्टर की हेल्प करती है सेफर ट्रीटमेंट के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन व्हाट वेज डज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बेसिकली है कि जो नई नई इजादात हो रही हैं, नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं। इन व्हाट वेज डज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल। जो न्यू मटेरियल्स हैं, न्यू मटेरियल्स की डेवलपमेंट के अंदर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस क्या रोल प्ले कर रही हैं। ले जी, इसको अब देखते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हेल्प इन फाइंडिंग एंड क्रिएटिंग न्यू मटेरियल। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के जरिए हम फाइंड करते हैं और क्रिएट करते हैं, यानी मैन्युफैक्चर करते हैं न्यू मटेरियल्स को। किस तरह से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या करती है, बाय मेकिंग इट्स इजियर टू डिजाइन। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बदौलत क्या होता है कि उन सब्सटेंसेस को बनाने में आसानी हो जाती है। अच्छा, उनकी टेस्टिंग एक्यूरेट होती है, और उनको स्टडी करना भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हेल्प्स इन फाइंडिंग एंड क्रिएटिंग न्यू मटेरियल्स बाय मेकिंग इट इजियर टू डिजाइन। आसान हो जाता है उनको डिजाइन करना, उनको टेस्ट करना और उनको स्टडी करना। अब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किस तरह से कर रही है, टूल्स लाइक कंप्यूटर्स, रोबोट्स एंड स्मॉल मशीन्स let scientists work faster and understand materials better। कंप्यूटर्स, रोबोट्स और स्मार्ट मशीन्स की वजह से जो साइंटिस्ट हैं वो इस काबिल हो गए हैं कि वो वर्क फास्टर कर सकें एंड अंडरस्टैंड मटेरियल्स बेटर, और वो मटेरियल को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, लीडिंग टू क्विकर डिस्कवरीज एंड इम्प्रूवमेंट। तो जिसकी वजह से नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं, और जो चीजें पहले से बन चुकी हैं वो उनके अंदर क्या हो रही है, उनकी क्वालिटीज के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन जियो केमिस्ट्री एंड एस्ट्रो केमिस्ट्री। तो जो जियो है ना, वर्ड जियो, जियो मीन अर्थ, इट मीन स्टडी ऑफ अर्थ। जियो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री
दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन क्या है, किन किन चीजों के मिलने से बन रहा है, किन किन केमिकल्स के मिलने से बना है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं फैलने को, कहां कहां पे वो फैली हुई है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, और किस तरह से एलिमेंट्स और कंपाउंड जो है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो एक फॉर्म ऑफ एलिमेंट, वन फॉर्म ऑफ एलिमेंट से वो दूसरी फॉर्म के अंदर किस तरह से तब्दील होते हैं इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर, सच एज रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल, वाटर एंड एटमॉस्फेयर। इसके अंदर बेसिकली जियोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है, किसको स्टडी किया जाता है, केमिकल कंपोजिशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को एंड ट्रांसफॉर्मेशन को। ये किन की जाती है, केमिकल कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की, जो कि मौजूद हैं अर्थ क्रस्ट में, रॉक्स में, मिनरल्स में, सॉइल में, वाटर में और एटमॉस्फेयर में। इसका फोकस है अर्थ रॉक्स को स्टडी करती है, मिनरल को स्टडी करती है, सॉइल को और एटमॉस्फेयर को स्टडी करती है। एस्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? एस्ट्रोकेमिस्ट्री है जी, एस्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। तो ये स्टडी करती है किसको, केमिकल एलिमेंट्स को, और दूसरा ये स्टडी करती है रिएक्शंस को। कौन कौन से केमिकल एलिमेंट्स और रिएक्शन है जो कहां पे मौजूद है, स्पेस के अंदर, सच एज इन स्टार्स, जैसा कि स्टार्स के अंदर, प्लैनेट्स के अंदर, कॉमेट्स के अंदर, एंड इंटरस्टेलर क्लाउड्स। अब इंटरस्टेलर क्लाउड्स क्या होते हैं? इंटरस्टेलर क्लाउड्स बेसिकली कलेक्शन होती है किसकी, ये कॉम्बिनेशन होता है, मजमूआ होता है, इसमें गैसेस होती हैं, इसमें डस्ट होती है और इसमें प्लाज्मा है। तो ये गैसेस, डस्ट और प्लाज्मा जो है, इनकी जो अक्यूमुलेशन है उसको क्या कहते हैं, जो स्टार्स के दरमियान पाई जाती है उसको कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। तो अब इसका जो फोकस है एस्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये स्टडी करती है स्टार्स को, ये स्टडी करती है प्लैनेट्स को, इंटरस्टेलर क्लाउड्स को। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कोरिलेट द यूज ऑफ साइंस। आपने बताना है, एक आपने कोरिलेट करना है साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के यूज को। तो इसके लिए हमारे पास इसमें बहुत से एग्जांपल हैं, लेकिन हम जो एग्जांपल, जिस एग्जांपल को हम स्टडी कर रहे हैं वो है सोलर पैनल। तो सोलर पैनल के अंदर हमने बताना है कि किस तरह से कोरिलेट कर रही है, किस तरह से वर्क कर रही है, साइंस भी वर्क कर रही है सोलर पैनल के अंदर, टेक्नोलॉजी भी रोल प्ले कर रही है, इंजीनियरिंग भी रोल प्ले कर रही है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले साइंस का क्या रोल है। साइंस एक्सप्लेन हाउ सनलाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो साइंस बेसिकली एक्सप्लेन करती है कि सनलाइट को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसको एक्सप्लेन कर दिया साइंस ने। अब टेक्नोलॉजी ने क्या किया, टेक्नोलॉजी ने डेवलप कर दिया फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल क्या होते हैं, जो सोलर पैनल का यूनिट होता है, सोलर पैनल के जो सेल्स होते हैं उनको कहते हैं फोटोवोल्टिक सेल। और फोटोवोल्टिक सेल्स क्या करते हैं, ये सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, यानी सोलर से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो दिन के वक्त तो यूज हो रही है, लेकिन रात को उसको इस्तेमाल करने के लिए क्या किया जाता है, उसको बैटरीज के अंदर स्टोर किया जाता है। अब टेक्नोलॉजी ने भी अपना रोल प्ले कर दिया। अब सोलर पैनल्स के अंदर इंजीनियरिंग भी अपना रोल प्ले कर रही है। इंजीनियर्स ने क्या किया, इंजीनियर्स ने डिजाइन किया एंड इंस्टॉल किया किसको, सोलर पैनल सिस्टम। तो ये एक कोरिलेशन है साइंस का, टेक्नोलॉजी का और इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। अब यह सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वेन डायग्राम क्या है। ये वेन एक साइंटिस्ट थे, ये एक बेसिकली दो सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा चीजों को रिलेट किया जाता है और उनको एक ग्रामेटिकली उनका जो कोरिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। आप फर्ज करें जी आपके पास एक सेट है, वो एक सेट कौन सा है, वो आपके पास सेट है ए के अंदर आपके पास कंपोनेंट्स हैं 1 2 3। दूसरा सेट आपके पास है सेट बी, उसके अंदर आपके पास है जी वैल्यूज हैं 3 4 और 5। अब इनका कोरिलेशन देखते हैं वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम के लिए अगर आपके पास ये हमने ड्रा कर लिया ए के लिए, ए की वैल्यूज क्या हैं 1 2 और 3। अब हमने दूसरा सर्कल एक ड्रा किया, वो सर्कल हमने ड्रा किया किसके लिए, बी के लिए। तो बी के की वैल्यूज हमारे पास हैं 3 4 5। तो ये 4 और 5 यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इसमें जो 3 है ये ए और बी दोनों में कॉमन है, तो इसलिए इसको कॉमन पार्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली वेन डायग्राम है कि जिसमें कॉमन एलिमेंट्स को रिलेट किया जाता है डायग्रामेटिकली। तो ये वेन डायग्राम है। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वेन डायग्राम क्या है, अब ये इनका
लेफ्ट साइड पे आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है, राइट साइड पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज है। और जो दोनों की कॉमन है वो किसमें, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है वेन डायग्राम से। अब वेन डायग्राम क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपको बताया है कि उसके अंदर कार्बन होती है, यूजली कार्बन नहीं होती, और उसके अंदर सोडियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम होता है विदाउट, लेकिन ज्यादातर जो कार्बन के बगैर होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन होती है, इसके एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड है, हाइड्रोकार्बन है, इनके अंदर जो है ना वो कार्बन और हाइड्रोजन होती है, समटाइम इनके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस भी होती है कार्बन के साथ। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की लेफ्ट साइड पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी कंपोजिशन बताई है, उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। राइट साइड पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो दरमियान में जो इनका कोरिलेशन है कि बोथ कंटेन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों किसके अंदर पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये जो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है इसको कहते हैं वेन डायग्राम। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के यूजेस क्या हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बहुत से यूजेस हैं, कुछ मेजर उसके यूजेस जो हैं, सबसे पहले तो है मेडिकल इमेजिंग के अंदर। मेडिकल इमेजिंग के अंदर यूज्ड इन वेरियस स्कैन, जो डिफरेंट तरह के स्कैन्स होते हैं, लाइक सीटी स्कैन है, एमआरआई है एंड एक्सरे है। और ये तमाम तरह के जो स्कैन्स हैं इनको किस लिए किया जाता है, डिजीज को डायग्नोज करने के लिए। तो ये किसके प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ये करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे। उसके बाद रेडियोथेरेपी है। रेडियोथेरेपी का मतलब आपने सुना होगा कि कैंसर सेल होते हैं जिनको ट्यूमर कहते हैं, उन ट्यूमरस एरिया पे टारगेट किया जाता है, बम्बार्डमेंट की जाती है रेडिएशंस की, और उनको तोड़ा जाता है। तो उसको केमिस्ट्री की जो ब्रांच है इसको कहते हैं न्यूक्लियर रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी बेसिकली क्या है, ये ट्रीट करती है कैंसर को बाय टारगेटिंग ट्यूमर्स। तो ये ट्यूमर्स को टारगेट करती है किसके साथ, रेडियो एक्टिव आइसोटोप के साथ। तो चूंकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है तो ये भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर ही फॉल करेगा। उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, कहाँ पे, न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या है, डिटरमिन करता है एज ऑफ फॉसिल्स की। फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो पहले कभी जिंदा हुआ करते थे हजारों लाखों साल पहले। अब अगर हमें कोई इस तरह के फॉसिल्स मिल जाता है, कोई डेड ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, कोई डेड प्लांट मिल जाता है, अब हमें उसकी एज को कैलकुलेट करेंगे कि उसकी डेथ हुए कितना अरसा हो गया है। तो उसको स्टडी किया जाता है कार्बन 14 के जरिए। तो कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, और कार्बन 14 के जरिए किसी भी एलिमेंट की, किसी भी फॉसिल की जो एज है उसको कैलकुलेट करने को हम क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग। तो ये सारी की सारी जो एप्लीकेशंस हैं ये हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को डिफाइन करना है, और दूसरा इसका जो पोर्शन है वो है इसका इंटरेक्शन किसके साथ, अदर मैटर एंड एनर्जी के साथ। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज अ साइंस। केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस है दैट इन्वेस्टिगेट द मटेरियल्स, ये इन्वेस्टिगेट करती है मटेरियल्स को, मटेरियल्स ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरी यूनिवर्स के जो मटेरियल्स हैं उनका साइंटिफिक, उनकी इन्वेस्टिगेशन को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। एंड द चेंजेस दैट दीज मटेरियल्स अंडरगो, और उन मटेरियल्स के अंदर कौन कौन सी चेंजिंग होती है, यानी यूनिवर्स के तमाम मटेरियल्स की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को केमिस्ट्री कहते हैं। और उन मटेरियल्स के अंदर कौन कौन सी जो चेंजिंग होती है, इन तमाम फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर। अब केमिस्ट्री का इंटरेक्शन क्या होगा, केमिस्ट्री इंटरेक्ट विद मैटर। केमिस्ट्री का मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है। मैटर क्या है, मैटर एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस मैटर है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, केमिस्ट्री इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ केमिकल रिएक्शन के जरिए। केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और ब्रेक अपार्ट, यानी इसके अंदर केमिकल रिएक्शन के अंदर या तो सब्सटेंस मिलते हैं या फिर सब्सटेंस टूटते हैं। एंड विद एनर्जी बाय आइदर रिलीजिंग और अब्सॉर्बिंग एनर्जी ड्यूरिंग दीज रिएक्शन, और इन रिएक्शंस के दौरान या तो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है या एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अगर एनर्जी अब्सॉर्ब होगी तो फिर उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो वो रिएक्शंस कौन से होते हैं, वो होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो केमिस्ट्री मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो वहां पे फिर क्या होता है कि सब्सटेंस या तो कंबाइन होते हैं या फिर वो टूटते हैं। तो और एनर्जी के अंदर चेंजिंग होती है, एनर्जी या तो अब्सॉर्ब होती है या रिलीज होती है। तो ये इंटरेक्शन है केमिस्ट्री का मैटर के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप एप्लीकेशन बताएं एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ, और डेली लाइफ के अंदर केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट इन एवरी लाइफ। ये मेडिसिन की फॉर्मेशन में हेल्प करती है, लाइक कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, एंड इज यूज इन फार्मिंग विद फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स क्या है, जितने भी खाद्य हैं वो सारा का सारा जो जिनको हम डालते हैं जमीन के अंदर इन्हांस करने के लिए, क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए, तो वो सारे के सारे जो फर्टिलाइजर्स हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट की मेडिसिन है, ये किसकी बेस्ड पे है, ये किसकी एप्लीकेशन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या करती है, ये मटेरियल्स बनाती है जिस तरह से सीमेंट है, ग्लास है और मेटल्स हैं। हमें बखूबी आइडिया है कि इन मटेरियल्स का, सीमेंट का, ग्लास का और मेटल्स का हमारी लाइफ के अंदर क्या रोल है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज यूज टू क्लीन वाटर। अब ड्रिंकिंग पर्पज के लिए वाटर का क्लीन होना बहुत जरूरी है, और वाटर को क्लीन जो करती है केमिस्ट्री की ब्रांच, वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये क्या करती है, पोल्यूशन को रिड्यूस करती है एंड मेक इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क, और इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्क करने के पीछे भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ओवरऑल ये हेल्थ को सपोर्ट करती है, ये फार्मिंग को देखती है, इंडस्ट्रीज के अंदर इसकी बहुत एप्लीकेशंस हैं, और इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अहम रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हमारे पास है जो क्वेश्चन नंबर 5, विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल हाईलाइट द रिलेशन बिटवीन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो आपने रिलेशन बताना है साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का। तो ये पहले शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं सोलर पैनल वाला, तो ये सोलर पैनल को तो हम अभी स्टडी यहाँ पे नहीं करेंगे, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा है। अब हम दूसरा पॉइंट उसको स्टडी करते हैं, दूसरी एग्जाम्पल को, वो है स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन के अंदर साइंस का क्या रोल है। साइंस एक्सप्लेन करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड सेमीकंडक्टर को, यानी जो वेव्स हैं, जो कम्युनिकेशन जिनके जरिए होती है, साइंस उनको एक्सप्लेन करती है और सेमीकंडक्टर्स को एक्सप्लेन करती है। टेक्नोलॉजी ने क्या किया, टेक्नोलॉजी ने माइक्रोचिप्स बना दी और वायरलेस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवा दिया। और इंजीनियरिंग क्या करेंगे, इंजीनियर जो है वो असेंबल करेंगे। असेंबल का मतलब क्या होता है, पार्ट्स को इकट्ठा करना और मोबाइल फोन, स्मार्टफोन को बना देना, यानी उसको डिजाइन करना, उसको उसकी फॉर्मेशन करना, उसको असेंबलिंग करना, ये काम है किसका, इंजीनियर्स का। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कार्स हैं। इलेक्ट्रिकल कार्स के अंदर साइंस का क्या रोल है, साइंस एक्सप्लेन करती है इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरीज को। अब टेक्नोलॉजी ने क्या किया, टेक्नोलॉजी ने एफिशिएंट बैटरीज बना दी एंड चार्जिंग सिस्टम्स बना दिए। और इंजीनियर्स ने क्या किया, इंजीनियर्स ने डिजाइन कर दिया कार की मोटर्स को और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को। तो ये तीन हमारे पास एग्जांपल थी, सोलर पैनल की, स्मार्टफोन की, इलेक्ट्रिक कार्स की। इसके अंदर रिलेशन बताया गया है साइंस का, टेक्नोलॉजी का और इंजीनियरिंग का। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इवेल्युएट द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन एनवायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस क्या है, इन्वायरमेंटल साइंस क्या है कि वो साइंस जो इन्वायरमेंट को स्टडी करती है। इन्वायरमेंट को स्टडी किस तरह से किया जाएगा, इन्वायरमेंट को स्टडी किया जाएगा कि इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो पोल्यूशन का बाइस बनते हैं, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, और किन किन टेक्निक्स के जरिए हम उन पोल्यूटेंट्स को एटमॉस्फेयर से रिमूव करेंगे। तो केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट इन इन्वायरमेंटल साइंस एज इट हेल्प आइडेंटिफाई एंड रिमूव पोल्यूटेंट्स। ये आइडेंटिफाई करती है केमिस्ट्री और रिमूव करती है पोल्यूटेंट्स को। कहाँ कहाँ से, मैंने आपको पहले बताया था हमारे पास 3 तरह के मीडियम्स हैं, एयर, वाटर और सॉइल है। तो इन तमाम तीनों मीडियम्स के अंदर से केमिस्ट्री का रोल क्या है, केमिस्ट्री आइडेंटिफाई करती है पोल्यूटेंट्स को और उन पोल्यूटेंट्स को रिमूव करती है। उसके बाद नेक्स्ट केमिस्ट्री का क्या रोल है, इट प्लेज अ की रोल इन वाटर प्यूरिफिकेशन। केमिस्ट्री वाटर को प्यूरिफाई करती है एंड हेल्प अंडरस्टैंड द क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है कि वेदर के अंदर जो चेंजिंग हो रही है, इसको कंपैरिजन किया जाता है पास्ट के साथ, कि जिस तरह से आज ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो पास्ट के अंदर लाइक 100 ईयर्स अगो देखा जाएगा कि तब क्लाइमेट किस तरह का था, तब जो गर्मी की शिद्दत क्या थी। बाय स्टडिंग ग्रीन हाउस गैसेज, और ग्रीन हाउस गैसेज को भी स्टडी किया जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर्स हैं, ओजोन है, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा जो इसका पॉइंट है, केमिस्ट्री आल्सो हेल्प इन रिसाइकलिंग। केमिस्ट्री रिसाइकिल करती है, रिसाइकलिंग में हेल्प करती है, वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प करती है एंड डेवलप क्लीन एनर्जी सोल्यूशन। और ये क्लीन एनर्जी सोल्यूशन देती है, मेकिंग इट क्रूशियल फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये रोल है केमिस्ट्री का एनवायरमेंटल साइंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जियोकेमिस्ट्री क्या है, इन स्टडी ऑफ अर्थ।
help us to solve the problem such as pollution and climate change. जियो केमिस्ट्री किस तरह से हेल्प करती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिनका जिक्र किया गया है? वो है पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज। तो जियो केमिस्ट्री हेल्प एड्रेस पोल्यूशन, ये क्या करती है? ये पोल्यूशन को कंट्रोल करती है। एंड क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज को स्टडी करती है बाय आइडेंटिफाइंग पोल्यूटेंट्स इन एयर, वाटर एंड सॉइल। तीनों तरह के मीडियम के अंदर ये आइडेंटिफाई करेगी कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं एंड ट्रैकिंग देयर सोर्सेज, और वो पोल्यूटेंट्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। जब तक उनको लोकेट नहीं किया जाएगा, उनको ट्रैक नहीं किया जाएगा, तब तक हम उन पोल्यूटेंट्स के डिस्चार्ज को मिनिमाइज या कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इट आल्सो स्टडी पास्ट क्लाइमेट पैटर्न। तो ये क्या कहता है? ये माजी के क्लाइमेट को स्टडी करता है टू अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज। अगर हम पास्ट के क्लाइमेट को स्टडी करेंगे तो ही हमें आइडिया होगा कि क्लाइमेट के अंदर क्या चेंजिंग हुई है। अब और माजी का जो क्लाइमेट था उसके अंदर क्या डिफरेंस है। एंड डेवलप मेथड फॉर क्लीनिंग अप पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, और इसमें मेथड्स को स्टडी किया जाता है, उन मेथड्स को जो कि पोल्यूटेड इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। उसके बाद एडिशनली जियोकेमिस्ट्री क्या करती है? ये हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग द कार्बन साइकिल एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, और इसमें स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं जिन स्ट्रेटजीज के जरिए ग्रीन हाउस गैसेज की इमिशन को कंट्रोल किया जाता है। तो ये रोल है जियो केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है जी, हाउ इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाइड इन मेडिसिन? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह से मेडिसिन के अंदर अप्लाई होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह से अप्लाइड होती है? बायोकेमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या रोल है? एंड इंडस्ट्रियल साइंस के अंदर इसका क्या रोल है? तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अप्लाइड इन मेडिसिन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेडिसिन के अंदर क्या रोल है? इट हेल्प डेवलप ड्रग्स बाय अंडरस्टैंडिंग मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इन बॉडी, यानी ये बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन को स्टडी करती है, और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को स्टडी करने के साथ साथ ये क्या करती है? ये ड्रग्स की डेवलपमेंट में अहम रोल प्ले करती है। उसके बाद आगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या रोल है? इट स्टडीड बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं? वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। लाइक प्रोटीन है, डीएनए है, जो कि क्रूशियल हैं, नेसेसरी हैं लाइफ प्रोसेसेस के लिए। उसके बाद इंडस्ट्रियल साइंस के अंदर इसका क्या रोल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? इट एड इन प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, ये प्लास्टिक की फॉर्मेशन के अंदर, फाइबर्स की फॉर्मेशन के अंदर, एंड डिटर्जेंट्स की फॉर्मेशन के अंदर थ्रू केमिकल रिएक्शन। तो ये बेसिकली प्रोडक्शन करती है प्लास्टिक की, फाइबर्स की और डिटर्जेंट्स की केमिकल रिएक्शंस के जरिए। तो ये था हमारे पास बेटा, इसके अंदर चूंकि ब्रेन कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज थी ही नहीं चैप्टर 1 के अंदर, इसलिए हमने उनको सॉल्व नहीं किया। नेक्स्ट चैप्टर जिनके अंदर कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज होगी उनको हम सॉल्व करेंगे सेपरेट बोर्ड के ऊपर। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।